सफर पर चल रहे हैं जो किसी भी रेलवे कर्मचारी के करियर का शायद सबसे मुश्किल सफर हो सकता है। ये सफर एक शिकायत से शुरू होता है और इसका अंत नौकरी बचाने या गंवाने पर भी हो सकता है। सही। और इस पूरे सफर का जो नक्शा है, इसका जीपीएस वो छिपा है कुछ सरकारी दस्तावेजों में, जिन्हें हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था की कहानी कहते हैं कि कैसे भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन में मतलब अनुशासन, जवाबदेही और न्याय, इन सबको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, हर फॉर्म इस कहानी का एक नया मोड़ है, एक नया चैप्टर। तो हमारा मिशन साफ है, इन जटिल फॉर्म्स की भाषा को आसान बनाना और ये समझना कि जब किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? अक्सर हम सुनते हैं कि वो सस्पेंड हो गया। ये शब्द सुनने में ही बहुत गंभीर लगता है। हमारी स्रोत में सबसे पहला जिक्र SF1 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 का है, जो निलंबन का आदेश है। हाँ, इसे एक मेडिकल प्रक्रिया की तरह समझिए। जब कोई मरीज गंभीर हालत में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अच्छा, ताकि समस्या और न बढ़े और उसकी ठीक से जांच हो सके। SF1 बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई सजा नहीं है। ये सजा नहीं है? नहीं, ये एक प्रशासनिक कदम है जिसमें कर्मचारी को कुछ समय के लिए काम से मतलब दूर रखा जाता है, ताकि वो चल रही जांच को किसी भी तरह से प्रभावित ना कर सके। अच्छा, तो ये सीन से हटाने जैसा है ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, हमारे सोर्स में SF1 के ठीक बाद SF2 का जिक्र है और दोनों को निलंबन आदेश कहा गया है। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक ही काम के लिए दो फॉर्म क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बहुत मामूली है लेकिन जरूरी है। SF1 वो पहला आदेश है जब किसी को पहली बार सस्पेंड किया जाता है। ओके। मान लीजिए एक कर्मचारी को 90 दिनों के लिए निलंबित किया गया, तो यह आदेश SF1 पर आएगा। लेकिन 90 दिन बाद भी जांच पूरी नहीं हुई और अधिकारियों को लगता है कि निलंबन जारी रखना जरूरी है। अब उस निलंबन को और 90 दिन बढ़ाने के लिए जो नया आदेश आएगा वो SF2 पर जारी होगा। समझ गई। तो SF1 पहला शॉट है और SF2 एक तरह का रीलोड है। बिल्कुल सही। ठीक है। लेकिन अब एक मानवीय सवाल उठता है। अगर किसी को सस्पेंड कर दिया गया है और सैलरी नहीं मिल रही, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? क्या सिस्टम में इसके लिए कोई प्रोविजन है? बिल्कुल है, और ये बहुत जरूरी है। यहीं पर SF3 की भूमिका आती है। निलंबन के दौरान कर्मचारी को पूरी तनख्वाह तो नहीं मिलती, लेकिन एक निर्वाह भत्ता यानी सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है। अच्छा, ये भत्ता पाने के लिए उसे हर महीने SF3 भरकर देना होता है। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जिसमें वो घोषणा करता है कि इस दौरान वो कहीं और से मतलब कोई कमाई नहीं कर रहा, जैसे कोई दूसरी नौकरी या बिजनेस। जब तक ये सर्टिफिकेट मिलता रहता है, भत्ता जारी रहता है। और जब ये सब खत्म होता है, जब जांच पूरी हो जाती है या अधिकारियों को लगता है कि अब कर्मचारी को वापस काम पर लाया जा सकता है, तब क्या होता है? तब आता है SF4। ये निलंबन को रद्द करने का आदेश है। तो अगर हम देखें तो ये एक पूरा चक्र है। एक पूरा साइकिल। हाँ, एक पूरा साइकिल। SF1 से शुरुआत, SF2 से जरूरत पड़ने पर विस्तार, SF3 से गुजारे का इंतजाम और SF4 पर इस अध्याय का अंत। सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज होता है। तो निलंबन कर्मचारी को सिर्फ मैदान से बाहर करता है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब विभाग तय करता है कि आरोप क्या है। यहीं पर चार्जशीट की बात आती होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब कहानी दो रास्तों पे बढ़ जाती है और ये रास्ते आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। दो रास्ते? हाँ, यहीं पर हमारी मेडिकल वाली एनोलॉजी फिर काम आएगी। एक रास्ता है SF11 का, जो एक कॉमन कोल्ड जैसे मामूली मामले की तरह है, और दूसरा है SF5, जो एक मेजर सर्जरी की तरह है। वाह, चलिए पहले कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। SF11 यानी लघु आरोप पत्र या माइनर पेनल्टी चार्जशीट। इसका मतलब क्या है? SF11 तब जारी होता है जब आरोप बहुत गंभीर ना हो, जैसे ड्यूटी पर देर से आना या छोटे मोटे नियमों का उल्लंघन, इस तरह की चीजें। ओके। इसमें प्रक्रिया बहुत सरल होती है। कर्मचारी को आरोपों की सूची दी जाती है और उनसे मतलब लिखित में स्पष्टीकरण मांगा जाता है। अक्सर उस स्पष्टीकरण के आधार पर ही जो अनुशासनात्मक अधिकारी है वो फैसला ले लेता है। तो मतलब कोई लंबी चौड़ी जांच की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, ज्यादातर मामलों में नहीं।
हो सकता है कोई छोटी सजा हो, जैसे चेतावनी दे दी, या फिर मामला वहीं खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये एक सीधा साधा मामला है। लेकिन अब आते हैं मेजर सर्जरी पर। SF5 जिसे बड़ा कहा गया है, ये इतना गंभीर क्यों है? इसके दांव पे क्या लगा होता है? SF5 का मतलब है कि मामला बहुत संगीन है। आरोप ऐसे हैं कि अगर वो साबित हो गए तो कर्मचारी की नौकरी जा सकती है, नौकरी भी जा सकती है? उसे निचले पद पर भेजा जा सकता है, या उसकी सैलरी हमेशा के लिए कम की जा सकती है। इसीलिए ये सिर्फ आरोपों की एक लिस्ट नहीं होती, ये एक पूरा केस फाइल जैसा होता है, जिसमें हर आरोप का पूरा ब्यौरा, उसके समर्थन में सबूतों की लिस्ट और गवाहों के नाम तक होते हैं। बाप रे। SF5 जारी होने का मतलब है कि अब एक विस्तृत, औपचारिक और लंबी विभागीय जांच शुरू होगी। ये किसी भी कर्मचारी के करियर का सबसे तनावपूर्ण दौर हो सकता है। वाह, मतलब SF5 हाथ में आने का मतलब है कि अब एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, हमारे स्रोत में SF11 के साथ दो और फॉर्म्स का जिक्र है, 11B और 11C। ये क्या है? हाँ, ये छोटे मामलों की प्रक्रिया को और साफ करते हैं। SF11B तब काम आता है जब कॉमन कोल्ड थोड़ा बिगड़ जाए। बिगड़ जाए? हाँ, मतलब अधिकारी को लगे कि सिर्फ लिखित जवाब काफी नहीं है, थोड़ी और जांच होनी चाहिए, तो वो एक छोटी जांच का आदेश देते हैं, और उस जांच की रिपोर्ट को SF11B कहा जाता है। और 11C शूप कहता है कि ये तब इस्तेमाल होता है जब मेजर पेनल्टी को माइनर पेनल्टी में बदला जाए। ये तो बड़ा दिलचस्प लगता है। सोचिए ये कितना दिलचस्प है। अक्सर हम सरकारी प्रक्रियाओं को सख्त और इनफ्लेक्सिबल मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन SF11C का होना ये दिखाता है कि सिस्टम में एक यू टर्न लेने की गुंजाइश रखी गई है। मान लीजिए किसी को SF5 यानी मेजर सर्जरी वाला नोटिस मिला, जांच शुरू हुई, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि मामला उतना गंभीर नहीं था जितना शुरू में लग रहा था। तो अधिकारी अपनी शुरुआती राय बदल सकते हैं। SF11C वो आधिकारिक आदेश है जो कहता है, ओके, हमने इसे ज्यादा गंभीर समझ लिया था, अब इसे एक छोटे मामले की तरह डील किया जाएगा। वाह, ये तो एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। बिल्कुल, जो सिस्टम में एक बहुत परिपक्व सोच को दिखाता है। ठीक है, तो इस मेजर सर्जरी यानी SF5 वाली जांच के लिए एक पूरी टीम लगती होगी। जाहिर है जिस अधिकारी ने आरोप लगाया है वो खुद तो जज नहीं बन सकता। इसे कौन करता है? बिल्कुल, यहीं पर SF7 और SF8 की एंट्री होती है। ये जांच की मशीनरी के दो सबसे अहम पुर्जे हैं। SF7 और SF8। हाँ, SF7 है जांच अधिकारी यानी इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति का आदेश। ये व्यक्ति एक तरह से कोर्ट के जज की भूमिका निभाता है। जज की तरह? हाँ, उसका काम निष्पक्ष रहकर दोनों पक्षों को सुनना, सबूतों की जांच करना और गवाहों से सवाल जवाब करना है। एक मिनट, क्या ये जांच अधिकारी वाकई में निष्पक्ष हो सकता है? आखिर है तो वो भी उसी रेलवे डिपार्टमेंट का हिस्सा। क्या यहाँ हितों के टकराव मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा नहीं रहता? यह एक वाजिब चिंता है और सिस्टम इसे जानता है। इसीलिए नियमों में साफ लिखा है कि जांच अधिकारी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका उस मामले से कोई सीधा लेना देना ना हो। अच्छा। अक्सर वो किसी दूसरे डिवीजन या डिपार्टमेंट से होता है। और सबसे जरूरी बात, जांच अधिकारी सजा नहीं सुनाता। ओहो। उसका काम सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार करना है कि जांच के आधार पर कौन से आरोप साबित हुए और कौन से नहीं। फैसला तो अनुशासनात्मक अधिकारी ही लेता है। समझ गई, ये शक्तियों के बंटवारे जैसा है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सही पकड़ा आपने। ठीक है, ये तो हुआ जज। अब SF8 में उपस्थापना अधिकारी या प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जिक्र है। ये कौन है? क्या ये डिपार्टमेंट का वकील है? इसे समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जांच के दौरान डिपार्टमेंट का पक्ष रखता है। वो विभाग की तरफ से सबूत और गवाह पेश करता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि कर्मचारी पर लगे आरोप सही हैं। अच्छा। तो अब तस्वीर देखिए, एक तरफ निष्पक्ष जांच अधिकारी, दूसरी तरफ विभाग का केस रखने वाला प्रेजेंटिंग ऑफिसर और तीसरी तरफ आरोपी कर्मचारी जो अपना बचाव कर रहा है। जो अपना बचाव खुद या किसी रक्षा सहायक की मदद से करता है। ये एक तरह का मिनी कोर्ट रूम सेटअप बन जाता है। वाह, पूरी प्रक्रिया काफी विस्तृत है। एक मजेदार बात हमारे स्रोत में है, SF9 जारी नहीं किया गया है, वो बस गायब है। हाँ, ये ब्यूरोक्रेसी का गोस्ट इन द मशीन है। अक्सर सिस्टम बनते समय कुछ चीजें भविष्य के लिए रिजर्व रखी जाती हैं, लेकिन उनका कभी इस्तेमाल नहीं होता। मतलब कोई बड़ा प्लान था जो हुआ नहीं? शायद SF9 किसी बड़े प्लान के लिए रिजर्व रखा गया था जो कभी हकीकत नहीं बना। आज ये बस एक खाली कुर्सी की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि सिस्टम भी समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। तो हमने सामान्य मामलों को तो समझ लिया, लेकिन क्या कुछ खास या बहुत ही हाई प्रोफाइल मामलों के लिए भी अलग प्रक्रिया है?
हमारे स्रोत के आखिर में SF12, 13 और 14 का जिक्र है। हाँ, ये विशेष और गंभीर परिस्थितियों के लिए है। SF12 तब इस्तेमाल होता है जब किसी कर्मचारी को किसी आपराधिक मामले में अदालत से सजा हो चुकी हो। अच्छा, मतलब कोर्ट केस में। हाँ, ऐसे में रेलवे विभाग एक और लंबी जांच करने के बजाय अदालत के फैसले को ही आधार बना सकता है। SF12 एक तरह का कारण बताओ नोटिस है, जिसमें कर्मचारी से पूछा जाता है कि उसकी सजा के आधार पर उसे नौकरी से क्यों न निकाल दिया जाए। तो ये एक तरह का प्रक्रियात्मक शॉर्टकट है। बिल्कुल, जहां अदालत का फैसला ही विभागीय जांच का आधार बन जाता है। और SF13 और SF14, इनमें तो राष्ट्रपति का जिक्र है। ये तो बहुत ही ऊंचे स्तर का मामला लगता है। ये पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से के लिए हैं। ये उन मामलों से जुड़े हैं जिनमें भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत होती है। अच्छा। ये अक्सर बहुत संवेदनशील या ग्रुप ए के उच्च स्तरीय राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित मामलों में इस्तेमाल होते हैं। SF13 इस बात की सूचना है कि मामले में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, और SF14 उन विशेष मामलों के लिए मानक आरोप पत्र है। इसकी प्रक्रिया और गंभीरता सामान्य SF5 से भी कहीं ज्यादा होती है। तो आज इन फॉर्म्स के जरिए हमने रेलवे की अनुशासनात्मक प्रक्रिया की पूरी संरचना को समझा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक कहानी के पड़ाव हैं। SF1 से ऑब्जर्वेशन में रखना, फिर SF5 या SF11 से आरोप तय करना, SF7 और 8 से मिनी कोर्ट रूम चलाना, और फिर SF12 या 14 जैसे विशेष रास्तों पर जाना। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था दो बड़े सिद्धांतों पर बनी है: मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। सही। मकसद यह है कि हर मामला एक तय प्रक्रिया से गुजरे, कार्रवाई मनमाने ढंग से ना हो, और सबसे जरूरी, कर्मचारी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिले। हर फॉर्म एक चेक पॉइंट की तरह है जो प्रक्रिया को सही रास्ते पर रखता है। सही कहा। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने ये देखा कि ये सारे नियम और फॉर्म एक मजबूत व्यवस्थित ढांचा तो बनाते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या एक मानकीकृत प्रक्रिया हमेशा न्याय की सच्ची भावना को पकड़ पाती है? ये एक बड़ा सवाल है। नियम प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं, पर क्या वे हमेशा सही परिणाम की गारंटी दे सकते हैं? ये एक गहरा सवाल है, क्योंकि हर मामले के अपने मानवीय पहलू भी होते हैं जो शायद फॉर्म्स में दर्ज नहीं हो पाते।